स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, क्या आपको वो समय याद है जब दोपहरी में घर के दरवाजे पे एक अंकल नॉक किया करते थे और आंखें ऊपर करके और चश्मा नीचे करके आपके पेरेंट्स से पूछते थे, जी बताइए घर में कितने मेंबर हैं, जी बताइए घर में वॉशरूम कितने हैं, जी घर में अनाज कितना कंज्यूम होता है। याद करिए वो समय, जिस समय पे भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता था, वो समय जिस समय पर हमारे देश में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम नहीं देखा जाता था, केबल टीवी में सोनी, स्टार प्लस या डीडी नेशनल देखे जाते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेंसस की। वो सेंसस जो आखिरी बार 2011 में हुआ था और अब आ गया है 2024, यानी कि 13 सालों में अभी तक यह सेंसस कंडक्ट नहीं कराया गया है। एक ऐसा रिचुअल जो हर 10 साल में हमारे देश में हुआ करता था, वो रिचुअल अब टूट गया है। तो क्या कारण है दोस्तों जिसकी वजह से यह सेंसस डिले हुआ 3 साल? क्या सिर्फ कोविड इसका एक कारण था या कुछ और भी इसके कारण थे? और उन कारणों की वजह से हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे देश के 10 करोड़ जनता एक तरह से रिस्क पे है। तो क्या वो रीजंस हैं, समझेंगे इस वीडियो के अंदर। एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि सेंसस के डिले होने की वजह से हमारी इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरऑल गाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेंसस जो होती है, सेंसस जो कंडक्ट कराया जाता है, उससे हमारी इकोनॉमी की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिराइव होती हैं। यानी कि सेंसस से ही हमें यह पता चलता है कि सरकार क्या आगे जाके नीतियां, सामाजिक नीतियां बना सकती है और क्या आर्थिक नीतियां बना सकती है। यानी कि अगर हमें यह पता लगता है कि सेंसस से हमारी पॉपुलेशन अब कितनी हो गई है या यूथ पॉपुलेशन कितनी हो गई है, या एजुकेशन मिनिस्ट्री को यह पता लगता है कि कितने बच्चे स्कूल गोइंग हो चुके हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में आ गए हैं, वो सारा डेटा हमारा सेंसस के थ्रू पता लगता है, जिससे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो पॉलिसीज बनाती हैं, स्कूल कॉलेजेस ओपन होते हैं, यूनिवर्सिटीज उसके लिए क्रिएट होती हैं। ये सब साथ साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज में कैसे, आपको पता होगा कि कितनी हमारे यहां नई स्मार्ट सिटीज बनी। कैसे बनी? क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन हो रहा था। अमृत पॉलिसी लॉन्च करी गई, जिससे हमारे जो शहर थे उनको हेरिटेज स्टेटस दिया गया। ये सब कैसे पता लगता है? ये सब सेंसस के थ्रू पता लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं, उसमें सेंसस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सेंसस डिले हो जाएगा तो सरकार जो है वो पुराने सेंसस यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी अपनी पॉलिसीज बनाएंगी, जिसके कारण काफी सारा एक तरह से डेटा जो है वो मिसगाइडेड डेटा होगा और उससे ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर जो हमारे देश में हो सकता था वो कम हो जाएगा। दूसरा इसका बड़ा रीजन, रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन सेंसस डेटा। भारत सरकार जो भी अलग अलग मंत्रालयों को रिसोर्स एलोकेट करती है, वो उनकी रिपोर्ट के अनुसार एलोकेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ये कहेगी कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहेगी हमें इतना अमाउंट चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री कहेगी हमें इतना अमाउंट चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी हमें इतना अमाउंट चाहिए। ये जो अमाउंट होता है, इसके लिए हर मंत्रालय को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देनी होती है सरकार को, और उस डिटेल्ड रिपोर्ट में वो ये बताते हैं कि भाई देखिए, देश की इतनी जनसंख्या को ये समस्या है, देश की इतनी जनसंख्या को ये फैसिलिटी चाहिए, देश की इतनी जनसंख्या जो है इसके लिए ये काम करना पड़ेगा। अब आप एक बार समझिए कि हमारे देश में जब 2011 का सेंसस कराया गया तो पता चला बहुत सारे राज्यों में जो लाइकिंग है वो मेल चाइल्ड को लेकर ज्यादा है, फीमेल चाइल्ड को लेकर इतना ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन नहीं था। तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च करी, जहां पर यह समझ में आया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो सरकार जनधन योजना लेकर आई। ये सब योजनाएं सरकार कैसे लेकर आ पाई? जब उनके पास सटीक और एक्यूरेट डेटा थे पॉपुलेशन के। लेकिन जब डेटा ही नहीं होगा या डेटा पुराना होगा तो सरकार करेगी क्या? तो ये तो वही बात हुई कि ना हम रिसोर्सेस को लगा पाए, ना हम रिसोर्सेस को यूज कर पाए, ना हम रिसोर्सेस के बारे में सोच पाए, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। देखिए, सरकार के कुछ बहुत बड़े बड़े पायलट प्रोजेक्ट हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक अम्ब्रेला स्कीम जो कि हमारे देश की 75% पॉपुलेशन को कवर करती है। इसमें अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन दोनों आता है, जिसमें सरकार 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए पे अनाज देती है, जिसमें 3 रुपए पे चावल, 2 रुपए पे गेहूं और 1 रुपए पे मोटा अनाज मिलता है। साथ साथ में सरकार यहां पर गरीबों को
फ्री का मुफ्त का अनाज 40 किलो का अनाज प्रोवाइड करती है, और साथ साथ में अंत्योदय अन्न योजना के तहत भी बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइसेस पे चीजें दी जाती हैं। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी कवर है, इसमें ICDS स्कीम भी कवर है, पोषण अभियान भी इसी का पार्ट है। तो अगर ये जो सारा डेटा सरकार ने बनाया है, इसके लिए सरकार टारगेट्स बनाती है कि भाई हमें इतने अनाज की जरूरत होगी, हमारे देश की जो जनता है उसको इतना अनाज चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके पास डेटा ही प्रॉपर नहीं होगा तो आप ये बताइए कि इस तरह की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सरकार कैसे बनाएगी। इसका मतलब तो फिर वही होगा कि खाने को लेकर किल्लत होगी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा, खाना कम, और इसी से प्रॉब्लम जनरेट होती है फूड सिक्योरिटी की, क्योंकि यहां पर ना खाना एक्सेसिबल होगा ना ही खाना अवेलेबल होगा। तो जो लोग जहां पर जो एक मुट्ठी अनाज है उसके लिए 10 मुट्ठियां आगे आ रखी होंगी, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति वापस भूखा सोएगा, और इससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स देश का बढ़ना तय है। तो ये एक और बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेंसस, लैक ऑफ डेटा की वजह से हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीगेट होगी और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सरकार ने एक से बढ़कर एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करी है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे स्किल बेस्ड प्रोग्राम हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए प्रोग्राम हो। लेकिन आप एक बार खुद सोचिए, जो मनरेगा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट गिविंग प्रोग्राम का, वो मनरेगा भी आज डेटा के लिए तरस रहा है। कारण यह है कि मनरेगा में भी 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है उसमें सरकार कैलकुलेट करती है पहले कि भैया हमें इतने लोगों को इतना रोजगार देना होगा। अब अगर वो डेटा ही प्रॉपर नहीं है तो सरकार कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, फॉर एग्जांपल सरकार ने कहा भाई यहां पर तालाब खोदना है, या सरकार ने कहा कि यहां पर कंस्ट्रक्शन काम करवाना है, इसके लिए हमें 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। लेकिन जो डिमांड थी सप्लाई को मेट करने के लिए वो तो कहीं ना कहीं 3000 आदमियों की थी। तो फिर वही हो रहा है, 2000 लोग जो हैं वो बेरोजगार होंगे, देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, और इसका एक सीधा सीधा इंपैक्ट यह आएगा कि देश में एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। और फिर वही बात आ जाती है जो हम जिसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो लगातार बढ़ते जाएगा, एंड अगेन इट विल पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। और जो हम बार बार एक झंडा लेकर घूमते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी वापस कमजोर होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस स्कीम का सीधा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ता है। देन अगर हम बात करें डिलिमिटेशन एंड इलेक्टोरल बाउंड्रीज, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, अगर सेंस आपको ये पता होगा, डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है उसी के रिकमेंडेशन पर सीट्स एलोकेट होती हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश को 80 सीटें हैं लोकसभा में, राजस्थान को 25 सीटें हैं लोकसभा में। इस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार डिसाइड करता है किस राज्य को कितनी सीटें देनी है। अब यहां पर अगर सेंसस होगा तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और भारत के जो नदर्न स्टेट्स हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है 2011 से 24 के बीच में। तो जब अगर वापस से सेंसस होगा तो इससे हमें एग्जैक्ट डेटा पता लगेगा कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, बिहार की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, और उसके अनुसार एक रफ डेटा यहां पे क्रिएटेड है कि 846 सीटें लोकसभा में क्रिएट होंगी, जिसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार ऑलमोस्ट आपके 222 सीटें ले जाएंगे। इसीलिए सदर्न स्टेट्स जो हैं वो यहां पे बहुत परेशान है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का बहुत सोचा था, हमारे लिए तो आपने बोला कि टू बेबी चाइल्ड्स वी शुड नीडेड, तो हमारे दो को हमने तो बहुत सीरियसली लिया, और नदर्न स्टेट्स ने उसी हमारे दो को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यही कारण है कि स्टालिन ने और नायडू जी ने मजाक में ही ये बात कही कि अगर हमें नदर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में अपनी पॉपुलेशन लेके जानी है तो वी नीड 16 किड्स, हमें 16 किड्स चाहिए होंगे अगर हम नदर्न स्टेट्स के बराबरी चाहते हैं तो। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वो 2011 के सेंसस के हिसाब से ही हो रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है बहुत सारी जनता जो इस समय वोट कर रही है वो एक्चुअली पॉपुलेशन में शामिल ही नहीं है। आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति जो इस समय वोट डाल के आया है वो एक्चुअली में देश की पॉपुलेशन का हिस्सा ही नहीं है अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा। और कई बार तो यह भी देखा गया कि कोई व्यक्ति मान लीजिए राशन शॉप पर गया राशन कार्ड लेके, अब वो राशन कार्ड पे लेकर गया, उसने कहा भाई मुझे अनाज दे दीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड तो हमारे यहाँ बहुत चिल्ला चिल्ला के गाया जा रहा है। तो अब वन नेशन वन राशन कार्ड अगर हमें चाहिए तो उसके लिए वो व्यक्ति दर्ज होना चाहिए वहां पे डेटा पे, वो व्यक्ति दर्ज ही नहीं है साहब।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, उस आदमी को खाना नहीं मिल पाया। तो सोचिए, एक तरह से अगर हम ये कहें तो हमारा जो सेंसस है वो एक ऐसे ट्रैफिक में फंसा है जहां चारों तरफ से गाड़ियां हैं, वो बेचारा ना उड़ सकता है ना निकल सकता है, इवन उसके ऊपर भी गाड़ी लगा दी है, तो जिसके कारण वो सिर्फ वहीं स्टक्ड है पिछले 13 सालों से। आगे बात करते हैं रीजनल डेमोग्राफिक चैलेंज एंड अर्बन प्लानिंग। देखिए, बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो हमारे दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी की जनसंख्या, यूपी की काफी पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन, राजस्थान की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, ये लोग ट्रैवल करते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, भारत के रिच स्टेट्स में। इसके कारण वहां पर जो अर्बन प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके कारण वहां पर एक अर्बन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण वहां की जो सरकारें हैं वो एडिक्वेट स्टेप्स नहीं ले पाती जो उनकी पॉपुलेशन को वो डेवलप कराने की सोचती हैं। इसके साथ साथ वहां पर स्लम्स बनते हैं, इसके साथ साथ वहां पर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर आज हमें यह पता हुआ कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है तो प्रॉपर अर्बन प्लानिंग हर राज्य कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वही होगा कि बैंगलोर में 10 मिनट के डिस्टेंस के लिए 3.5 घंटे ट्रैवलिंग में लग रहे हैं। ये सारे एक और बड़े रीजंस होंगे। देन ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा। आपको पता होगा कि भारत में डेटा अलग अलग संस्थाएं निकालती हैं, अलग अलग चीजों के लिए निकालती है। जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। ये सारे जो डेटा होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर मान लीजिए कल को थोड़ी भी कोई मिस कैलकुलेशन हो जाए तो हम बाकी चीजों को देखकर, बाकी डेटास को देखकर, बाकी चीजों को कंपेयर करके एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर पाए। अब ये सारे जो डेटा हैं इनकी जो रूट है वो पॉपुलेशन सेंसस से जुड़ी हुई है, जिसके कारण जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है हमारा, चाहे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमारा होता है, वो जो डेटा देता है वो इतनी एक्यूरेसी से नहीं दे पाता क्योंकि उनके पास में पॉपुलेशन का एक्यूरेट डेटा नहीं है। Now this is again a major reason why we have that data which is not covering the whole picture of the Indian society. And finally, if I'll talk about the comparison to global effort, अब यहां पर हम कई बार ये बोलेंगे कि सिर्फ हम ही तो नहीं, बहुत सारे कंट्रीज ने सेंसस नहीं बनाया, तो जी नहीं, यहां पर भी आप गलत हो गए। कोविड की महामारी के दौरान भी चाइना, यूएस, यूके, इन सब ने अपने डेटा, अपने पॉपुलेशन सेंसस को कंप्लीट किया है। तो आप इससे भी नहीं बच पाओगे कि भाई हम चाइना ने भी तो नहीं किया, यूएस ने भी तो नहीं किया। जी नहीं, वो अपने डेटा बना के तैयार है। भाई साहब, वहां पे काम नहीं रुकते, वहां पर काम करने जरूरी है, तभी तो ट्रम्प साहब जीते हैं चुनाव। तो आप ये समझो बात को कि अगर सेंसस प्रॉपर टाइम पे नहीं होगा तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम आपकी कंट्री में एग्जिस्ट करेगी, और ये प्रॉब्लम जो है वो फिर आपको, जो आपका टारगेट है 2047 टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वो पूरा करने में दिक्कत क्रिएट करेगा। और सोसाइटी में अनरेस्ट होना तय है, क्योंकि आप जो एस्टिमेट कर रहे हो वो कर रहे हो 11 के हिसाब से। जितनी भी आपकी नीतियां बन रही है, जितनी भी पॉलिसीज बन रही है, वो बन रही है 11 के अकॉर्डिंग। और चल क्या रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी को चाहिए 24 के हिसाब से डेटा। तो जनसंख्या तो बढ़ गई ना 13 साल में, लेकिन आप पुराने गेम पे खेल रहे हो। इसका मतलब है आप T20 में अभी भी टेस्ट मैच खेल रहे हो, तो उसके हिसाब से तो काम नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, नवंबर 11 को हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए फाउंडेशन बैच, P2I बैच, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी स्टडी IQ आपकी कराएगा। डेली ये जो बैच है ये शाम को 6 बजे से चालू हो जाएगा 11 नवंबर से। इसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। 1000+ आवर के लाइव सेशंस होंगे, लाइव आवर्स के सेशंस होंगे, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग, मेंटरिंग, 1-to-1 टीचिंग स्किल्स, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इस पर्टिकुलर कोर्स में। इस कोर्स की फीस है 29,999, और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल सकते हैं। माय कूपन कोड इज SBS Live। SBS Live मेरा कूपन कोड है, इसको इस्तेमाल करिए और इस कोर्स में फटाफट से एनरोल होइए स्टडी IQ के बेहतरीन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। इस कूपन कोड को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आपको बुक्स परचेस करनी है, चाहे कंटेंट खरीदना है, चाहे आपको जुडिशरी वाले पार्ट पे एनरोल होना है या स्टेट PCS के लिए एनरोल होना है, यू कैन यूज माय कूपन कोड दैट इज SBS Live। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। और आप सब मुझसे टेलीग्राम और इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम एंड इंस्टा ID। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कॉमेंट में बताइए और स्टडी IQ के चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेली मंडे टू सैटरडे मैं 2 वीडियोस बनाता हूं, एक दिन में 2:30 बजे, जिसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो पूरे दिन भर की न्यूज होती है। और शाम को 7 बजे रमेश सिंह सीरीज मैं लेता हूं, वो भी लाइव होती है। उसमें मैं आपको इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं,
चैप्टर वाइज रमेश सिंह बुक के, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक डिटेल्ड कवरेज उस बुक के थ्रू होता है। तो डेली आप मुझसे जुड़ सकते हैं, दिन में 2:30 बजे और दिन में शाम को 7 बजे इसी सेम चैनल पे। टिल डेट, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।